गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जब लेक्चर देख रहा है उसके अकॉर्डिंग दिस इज अंकिता अरोरा। मैम, दिस इज प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। यस, दिस इज प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्स। ये वाला मैंने अभी क्यों लिया है, क्योंकि मुझे छोटी छोटी कुछ माइन्यूट चीज़ें हैं जो 44B के बारे में एंड ओवरऑल जैसे रिविज़न हम करते हैं तो एक छोटा सा रिविज़न आपको देना है इसका, बिकॉज आई फाउंड कि ये थोड़ा सा ज़रूरी है। हो सकता है छोटी सी चीज़ें इसके जो आप बोल सकते हैं कि क्रक्स शायद आप नहीं पकड़ पाए होंगे, ठीक है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट ए एनालिसिस चैप्टर, तो पीजीबीपी का जो चैप्टर है, पीजीबीपी इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी आर गोइंग टू रिवाइज इट, ओके। तो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। आर वी गोइंग टू रिवाइज द होल पीजीबीपी ओवर हियर? I can't guarantee for that right now, क्योंकि ऑलरेडी पीजीबीपी लर्निंग लेक्चर हैव बीन अपलोडेड, वहाँ पे पीजीबीपी लर्निंग लेक्चर ऑलरेडी है। तो यहाँ पे प्रिजम्पटिव के लिए मुझे लगा कि प्रिजम्पटिव का भी लर्निंग लेक्चर है, लेकिन इसमें कुछ क्रक्स मैंने वहाँ नहीं बताया था जो मुझे लगा कि और बता देनी चाहिए, सो आई एम गिविंग यू दैट। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का मतलब क्या है? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का मतलब है एक परसेंटेज है, दे हैव टेकन अ परसेंटेज एंड दे विल अज्यूम योर इनकम टू बी ऑफ, जो इनकम आपकी उस परसेंटेज बेसिस पे हो जाएगी, ठीक है। नाउ सबसे पहले टॉकिंग अबाउट सेक्शन 44B, दैट इज शिपिंग बिजनेस इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट। शिपिंग बिजनेस इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट, दैट इज सेक्शन नंबर 44B, और इसे हमें याद किया था बी फॉर बोट, दैट इज बी फॉर बोट मतलब शिप से रिलेटेड है, तो 44B दैट इज नॉन रेसिडेंट का शिपिंग बिजनेस। यहाँ पे नॉन रेसिडेंट का जो शिपिंग बिजनेस है, प्योरली अगर 54B की बात करें तो 54B ओवरराइड सेक्शन 28 टू 43A, 28 से 43A ओवरराइड करता है। दैट मीन्स 28 इज़ फॉर पीजीबीपी इनकम। कौन कौन सी है ये ओवरराइड करेगा? इसमें जो पर्टिकुलर यहाँ पे एग्रीगेट सम दिया है वही इनकम की तरह आपका लिया जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। दैट मीन इट ओवरराइड सेक्शन 28, सिर्फ यही आपकी इनकम है, यही क्या है, यही आपकी इनकम है, ठीक है। देन सेकेंड आता है क्या? 29 कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन हमारा पीजीबीपी के अकॉर्डिंग नहीं होगा, कंप्यूटेशन यहाँ पे जो लिखा है पीजीबीपी की इनकम उसके अकॉर्डिंग होगा। 30 दैट इज़ बिल्डिंग से रिलेटेड। 31 प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड जो आपके मिलते हैं डिडक्शन नहीं मिलेगा। डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं मिलेगा। अब्जॉर्ब अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 28 से 43A में आने वाले जितने सेक्शन हैं 10,000 के ऊपर कैश एक्सपेंसेस की डिसअलाउड होंगे, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये 40A सबसेक्शन 3 को भी ओवरराइड करता है। तो ये ओवरराइड कर रहा है 28 से 43 सारे सेक्शंस को। यहाँ तक की बात आई होप समझ में आई। ये सिर्फ और सिर्फ नॉन रेसिडेंट को अप्लाई होगा। इट विल अप्लाई ओनली एंड ओनली टू द नॉन रेसिडेंट। अब नॉन रेसिडेंट कोई भी हो सकता है, इट कुड बी इंडिविजुअल, इट कुड बी अ फर्म, इट कुड बी कंपनी। तो ये नॉन रेसिडेंट के लिए है जिनका बिजनेस ऑपरेशन ऑफ शिप है। सो 28 to 43A override applies to non-resident for shipping business। पीजीबीपी इनकम यहाँ पे मानी जाएगी। ओवरऑल जो आपको रिसिप्ट हुआ, ये ओवरऑल जो रिसिप्ट हुआ, ये रिसिप्ट क्या है? तो अमाउंट दैट इज़ पेड और पेबल इन इंडिया। इंडिया में कोई भी अमाउंट पेबल हुआ, आइदर आपको पे हो रहा है एज ए नॉन रेसिडेंट, आपको पे कर रहे हैं इंडिया में, या फिर आपके एजेंट को, या फिर आपके बिहाफ पे इंडिया में किसी को पे कर रहे हैं। इंडिया में पेमेंट हुई या फिर इंडिया के बाहर भी पे हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, इंडिया के बाहर भी पे हो रहा है इस नॉन रेसिडेंट को या फिर उसके एजेंट को, क्योंकि इंडिया में गुड्स क्या है, इंडिया से रिलेटेड गुड्स हैं, कहीं ना कहीं रिलेशन ऑफ द गुड्स इंडिया का आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो चाहे अमाउंट पे हो आपको इंडिया में या फिर आपके बिहाफ पे आपके एजेंट को पे हो रहा है या आउटसाइड इंडिया पे हो रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हो रहा चाहिए, आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो गुड्स इन रिलेशन टू इंडिया होना चाहिए, और इंडिया में पे हो रहे हैं, इंडिया के पोर्ट पे अगर
गुड्स आए हैं या फिर इंडिया के पोर्ट से गुड्स जा रहे हैं, इंडिया में पे हो रहा है या फिर ऑल्दो पे बाहर हो रहे हैं। ऑल्दो क्या है, गुड्स यूएस से यूके जा रहा है या यूके से यूएस गुड्स जा रहा है, लेकिन उसके जो यूएस से यूके भेजा गया है गुड्स, उसका जो पेमेंट है वो रिसीव इंडिया में हो रहा है। ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, ये है इंडिया, ठीक है। इंडियन पोर्ट पे जो भी अपलोड यहाँ पे क्या है भरा गया, इंडियन पोर्ट पे जो भी गुड्स वगैरह है, कैरेज है, पैसेंजर है, वो यहाँ पे इंडियन पोर्ट पे है। यहाँ इंडियन पोर्ट पे ही सारा सामान यहाँ डाला जा रहा है। यहाँ पे कुछ रिसीव्ड हुआ इन गुड्स के लिए, चाहे नॉन रेसिडेंट को रिसीव हो या उसके बिहाफ पे रिसीव हो रहा है किसी को, और रिसीविंग ऑन बिहाफ और receiving on behalf, either received by the non-resident or he is receiving on his behalf someone else is receiving, ठीक है। यहाँ पे ये यूएस का पोर्ट है, यूएस के पोर्ट पे गुड्स वगैरह क्या है, इंडियन पर्सन से रिलेटेड, इंडिया से रिलेटेड कुछ गुड्स यहाँ पे रखे जा रहे हैं ट्रैवलिंग के लिए या फिर किसी भी शिपिंग के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। अब इन गुड्स से रिलेटेड आपको क्या मिला है, रिसिप्ट हुआ है। अब कहीं भी रिसिप्ट हो, इंडिया में रिसीव हो, यहाँ रिसीव हो, आपको रिसीव हो या आपके बिहाफ पे कोई रिसीव कर रहा है, ठीक है। या फिर गुड्स यूएस से यूके जा रहे थे, यूएस से यूके गुड्स जा रहे थे, बट यहाँ इसका जो पेमेंट है वो रिसीव हो रहा है आपको या आपके सपोज करो एजेंट को, आपको या आपके एजेंट को, जो आपका बाहर का ही एजेंट है, जो आपका नॉन रेसिडेंट का एजेंट है। लेकिन ये जो रिसिप्ट हुआ, ये रिसिप्ट अगर उसको हो गया कहाँ, इंडिया में, ये रिसिप्ट कहाँ हो गया, इंडिया में। तो एक तो यहाँ पे क्या देखना है क्लियर कि इंडिया में गुड्स वगैरह रखे जा रहे हैं, उससे रिलेटेड पेमेंट किसी को भी मिले। इंडिया के गुड्स बाहर है, उससे रिलेटेड, या फिर गुड्स से कोई रिलेशन नहीं है लेकिन पेमेंट इंडिया में मिल रहा है, तो यहाँ पे ये पूरा बनता है हमारा एग्रीगेट सम। और इस एग्रीगेट सम का 7.5%, इस एग्रीगेट सम का 7.5% जो है दैट विल बी कंसिडर्ड योर पीजीबीपी इनकम। ये तो अभी सिर्फ इनकम निकली है, फिर ये जो पीजीबीपी इनकम निकलेगी उसके ऊपर लगेगा tax rate, on that you will apply the tax rate, on that you will apply the tax rate, is that okay? तो ये रही हमारी सारी एग्रीगेट सम, क्या होगा पीजीबीपी, इस सब की डिटेल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला है ये ओवरराइड कर रहा है 28 से 43A। इसका मतलब अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन नहीं आ सकता। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कवर्ड अंडर सेक्शन 32 सब सेक्शन 1, ठीक है। तो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन 32 में एंड 32 लाइज हेयर बिटवीन 28 to 43A। नो, यहाँ पे सेट ऑफ इसका नहीं मिल पाएगा। बट इफ आई टॉक अबाउट कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, करंट ईयर बिजनेस लॉस, दिस आर नॉट कवर्ड अंडर 28 to 28 to 43A। तो यहाँ पे सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड आपको किसका मिल जाएगा, बिजनेस लॉस का मिल जाएगा। वी विल बी डूइंग अ क्वेश्चन फॉर दिस, यस वी विल बी डूइंग अ क्वेश्चन फॉर दिस ओवर हियर। इससे रिलेटेड हम अभी एक क्वेश्चन भी करेंगे। डिडक्शन की बात करें तो डिडक्शन मिल जाएंगे, क्योंकि दिस डजंट, ये ओवरराइड नहीं करता। किसको ओवरराइड नहीं करता, चैप्टर 6A को ओवरराइड नहीं करता है, तो डिडक्शंस आर अवेलेबल। जब तक 44B लग रहा है नॉर्मल रेट से टैक्स होता है, जब तक 44A लग रहा है नॉर्मल रेट से टैक्स होता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज़ समझो, एक नॉन रेसिडेंट है, यहाँ पे एक चीज़ समझो, एक क्या है, नॉन रेसिडेंट है। नॉन रेसिडेंट कुछ रिसीव हो रहा है, नॉन रेसिडेंट इज रिसीविंग समथिंग, लेट से उसको 1 करोड़ रुपीज़ इंडिया में रिसीव हो रहे हैं, जो हमने एग्रीगेट सम देखा ना, तो 1 करोड़ रुपीज़ उसको अभी प्योरली क्या है, इंडियन पोर्ट के रिसीव हो रहे हैं। कहाँ पे, इंडिया के पोर्ट पे गुड्स वगैरह, कैरेज वगैरह का क्या हुआ है, लोडिंग वगैरह हुई है ले जाने के लिए, इंडियन पोर्ट पे रिसीव हो रहा है, इंडिया के पोर्ट से रिलेटेड सामान रिसीव हो रहा है, ठीक है। कितना है, 1 करोड़।
अब क्या होगा, इस पे लगेगा क्या 44B बीइंग अ नॉन रेसिडेंट, इस पे क्या लगेगा 44B लगेगा बीइंग अ नॉन रेसिडेंट। अब एक चीज सुनो, यहाँ पे 44B से रिलेटेड जब आपने क्या किया, यहाँ पे 44B है, यहाँ पे 44B है, 44B लगेगा, आपको इससे रिलेटेड रिसिप्ट निकाली जाएगी, रिसिप्ट के बाद आपका टैक्स निकाला जाएगा, रिसिप्ट के बाद क्या है आपका टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, रिसिप्ट के बाद क्या किया जाएगा आपका टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। अब ये जो टैक्स है ना, ये जो टैक्स है, इस टैक्स की क्या होती है, रिकवरी होती है। ये टैक्स की क्या होती है, रिकवरी होती है। ये टैक्स की रिकवरी कहाँ होती है, ये होती है सेक्शन 172 में। इस टैक्स की क्या होती है, रिकवरी होती है। कहाँ होती है रिकवरी, अंडर 172, सेक्शन 172 में इस टैक्स की क्या होगी, रिकवरी होगी। यहाँ से थोड़ा सा एक क्या है, कंफ्यूजन हो सकता है, बिकॉज आई हैव रिसीव्ड लॉट्स ऑफ क्वेरी रिगार्डिंग दिस, तभी मुझे ये रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे मैं इसलिए ये वीडियो दे रही हूँ क्योंकि कई जगह सेक्शन 172 एंड 44B में जिन स्टूडेंट्स ने डिटेल में स्टडी की है वो कंफ्यूज हुए हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है, 44B बोलता है कि आप क्या कर सकते हो, चैप्टर 6A का डिडक्शन ले सकते हो, राइट? ऐसा बोलता है, यस मैम बिल्कुल बोलता है। चैप्टर ये बोलता है कि आप कैरी फॉरवर्ड किया हुआ बिजनेस लॉस ले सकते हो, राइट? आप करंट ईयर के बिजनेस लॉस को ले सकते हो, यस। ऐसा बोला है किसमें, 44B में। और इसका टैक्स रेट क्या है, इसका है नॉर्मल रेट से टैक्स होता है। ये क्या होता है, नॉर्मल रेट से टैक्स होता है, ठीक है। अब क्या बोला है, यहाँ पे एक चीज बात सुनना मेरी, यहाँ पे है जब भी शिपिंग बिजनेस होता है तो ये रिकवरी का जो सेक्शन है, सेक्शन 172 एनी हाउ एप्लीकेबल है। आपको ये पहले एप्लीकेबल नहीं होगा, आपको 44B में टैक्स लगेगा, हाँ 44B में आपको टैक्स लगेगा, लेकिन कैसा लगेगा, आपकी जो पीजीबीपी की इनकम है, पीजीबीपी की इनकम 7.5% ली जाएगी। आपकी पीजीबीपी की इनकम 7.5% ली जाएगी और इस 7.5% पे आपका टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा अंडर सेक्शन 172। पहले क्या होगा, 7.5% पे आपका इसके अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। हम कैसे, देखो 1 करोड़ है, 1 करोड़ का पहले तो आपका 7.5% निकला, दैट विल बी व्हाट, 1 करोड़ है, 1 करोड़ पे 7.5%, 7,50,000, राइट? यस मैम बिल्कुल सही। अब एक चीज़ समझो, इस 7,50,000 पे सबसे पहले यहाँ पे रिकवरी मैकेनिज्म लग जाएगा। कौन सा रिकवरी मैकेनिज्म, आपका रिकवरी मैकेनिज्म लगेगा सेक्शन 172 का, सेक्शन कौन सा, 172 का। अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 172 टैक्स रेट पता है क्या है, टैक्स रेट है 40% फ्लैट 40% का टैक्स रेट है। टैक्स कितना है, टैक्स रेट यहाँ पे है, टैक्स रेट 40% फ्लैट। मैम सरचार्ज भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा सरचार्ज। इफ़ ये इनकम आपकी 1 करोड़ क्रॉस कर जाती तो 2% का सरचार्ज एंड 10 करोड़ के बाद यहाँ पे 5% सरचार्ज लग जाता है। लेकिन यहाँ अभी ये जो इनकम हम कंसिडर कर रहे हैं ये क्रॉस नहीं हुई है। मैम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, यस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा एट द रेट 4%, इट विल बी व्हाट, एट द रेट 4%। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 7,50,000 का 40%, इफ आई कैलकुलेट इट कम्स 3 लाख, heavy amount, right? And 3 lakh पे 4%, that's 12,000। इन टोटल कितना पे करना है इसको, या फिर करेगा इतना। ये ऑलरेडी सेक्शन 172 में टैक्स
पेड, ये ऑलरेडी सेक्शन 172 में हो गया टैक्स, क्या पे कर दिया उसने अंडर 172। अब देखो यहाँ से क्रक्स चालू होता है, यहाँ से ये जो मैंने बताया, जब भी शिपिंग बिजनेस है आपका 172 एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 44B है, 172 रिकवरी मैकेनिज्म आएगा ही आएगा, उससे कोई नहीं रोक सकता। अब आपने टैक्स पे किया, अब यहाँ पे ये जो एसएससी है इसके पास एक ऑप्शन है, ये एसएससी चाहे तो नॉर्मल प्रोविजन जो है नॉर्मल प्रोविजन की तरफ मूव कर सकता है। एसएससी कैन मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल प्रोविजन। 44B में ही उसको बोला है कि 44B ये सब अलाउ करता है, तो अब एसएससी को चूज करना पड़ेगा, एसएससी को चूज करना पड़ेगा कि क्या वो नॉर्मल प्रोविजंस लेना चाहता है। डू द एसएससी वांट टू अप्लाई द नॉर्मल प्रोविजन। और अब आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 172 अप्लाई होने के बाद, अब अगर एसएससी को ऐसा लग रहा है अगर मैंने सेक्शन 172 अप्लाई होने के बाद ये सेक्शंस में टैक्स भरने के बाद उसे लगता है कि नॉर्मल प्रोविजंस अप्लाई करना है, उसे चूज करना है क्योंकि उसके पास ये सारे डिडक्शन वगैरह हैं, तो वो चूज कर लेगा। उसे बताना पड़ेगा कि मुझे नॉर्मल प्रोविजंस में टैक्स कैलकुलेशन चाहिए, तो अब क्या होगा, एसएससी का कैलकुलेशन ऑफ टैक्स क्या होगा, नॉर्मल प्रोविजन में होगा। तो यहाँ पे अभी इनकम कितनी थी, 1 करोड़ थी। 1 करोड़ पे स्टिल अभी पीजीबीपी के लिए जो इनकम ली जाएगी, पीजीबीपी की इनकम 7.5% ही होगी। अभी जो इनकम है वो 7.5% ही होगी। लेकिन एक चीज़ समझो, इसका ग्रॉस रिसिप्ट कितना है, इसका ग्रॉस रिसिप्ट है 1 करोड़। इसका ग्रॉस रिसिप्ट क्या है, 1 करोड़ है, राइट। इसका ग्रॉस रिसिप्ट क्या है, 1 करोड़। क्या कोई एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलेगा मैम? एक्सपेंसेस का डिडक्शन तो कुछ नहीं मिलेगा मैम, एक्सपेंसेस का डिडक्शन कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ भी नहीं मिलता है। और अगर आप किसी भी तरह से जाइए, 44B जो है आप नॉर्मल प्रोविजन चूज़ करो, आप नॉर्मल प्रोविजंस मत चूज़ करो, लेकिन एक्सपेंस का डिडक्शन नहीं मिलता क्योंकि 28 से 43C ओवरराइड किया जा रहा है। 28 से 43C क्या किया जा रहा है, ओवरराइड किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा एक्सपेंसेस का। फिर इसके बाद आपकी 44B के अकॉर्डिंग इनकम अगेन कितनी मानी जाएगी, 7.5% से मानी जाएगी पीजीबीपी की इनकम, तो वो हो जाएगी अगेन हमारी 7,50,000। वो कितनी हो जाएगी, 7,50,000 हमारी इनकम हो जाएगी। अब बात आती है यहाँ पे, क्या इस इनकम पे मैं ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस का डिडक्शन ले सकती हूँ? तो यस मैम, हम यहाँ पे ले सकते हैं बिकॉज हमने नॉर्मल प्रोविज़न ले लिया है और नॉर्मल प्रोविज़न बोलता है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस आप ले सकते हैं। लेट्स से हमारा 2,50,000 का क्या था, लेट्स से 2,50,000 का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस था, तो यस वी कैन डू दिस। 5 लाख हो गई अब हमारी इनकम। यहाँ पे टोटल इनकम हमारी कितनी हो गई, 5 लाख। अब इस पे नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स लगाओ, नॉर्मल रेट लगेगा। अब यहाँ पे तो नॉर्मल रेट कितना होता है, तो 2,50,000 तक तो कुछ भी नहीं लगेगा, और उसके बाद जो 2,50,000 है उस पर 5% से टैक्स आएगा, दैट इज़ 12,500। मैम यहाँ पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐसा कैसे नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% लगेगा, दैट इज़ 500। तो यहाँ पे ये 13,000 एक्चुअल में उसका टैक्स हो गया अकॉर्डिंग टू नॉर्मल प्रोविजन। नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग ये टैक्स है मैम। अब क्या, जैसे ही ये कहता है कि मुझे नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स भरना है, तो उसका टैक्स इतना होता है। ऑलरेडी 172 में पे कर चुका है 13,12,000। तो यहाँ पे ये जो उसने पे किया है 3,12,000 जो पे किया है, ये 172 का अब अज्यूम किया जाएगा दैट इट वाज एन एडवांस टैक्स। मान लिया जाएगा कि ये एडवांस टैक्स पे किया था। तो अब 3,12,000 माइनस योर 13,000, 2,99,000 रिफंड कर दिया जाएगा। दिस विल बी वॉट रिफंडेड, और इस पे उसे क्या मिलेगा, साथ में इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो दिस इज द वे।
आपको 44B ने चॉइस दी नॉर्मल प्रोविजंस अप्लाई करना है करो, नहीं करना मत करो। आप नॉर्मल प्रोविजन अप्लाई करो या नॉर्मल प्रोविजन अप्लाई नहीं करो, टैक्स की रिकवरी सेक्शन 172 में ही होगी। टैक्स की रिकवरी सेक्शन 172 में होगी। और ये 172 अप्लाई पता है कहाँ होता है? 172 सिर्फ उस इनकम के लिए अप्लाई होता है जो पे या पेड बाय हिम। एक सेकेंड, ये सिर्फ अप्लाई होगा, जस्ट अ मिनट, यस, जो इंडियन पोर्ट पे जो पैसा मिला है ना, सिर्फ उसके लिए ही अप्लाई होता है। ये जो 172 है, 172 रिकवरी मैकेनिज्म के लिए है व्हेन लाइवस्टॉक मेल गुड्स पैसेंजर शिप्ड ऑन पोर्ट इन इंडिया। इंडियन पोर्ट पे जो शिप्ड हुआ है उतने पैसे के लिए ही 172 अप्लाई होता है। 172 ओवरऑल एप्लीकेबल नहीं है, बाकी जो नॉन रेसिडेंट को बाहर पैसा रिसीव हुआ उसके लिए नहीं एप्लीकेबल होता है। ये सिर्फ इंडियन पोर्ट पे जब शिपमेंट होती है, पैसेंजर हो, मेल हो, गुड्स हो, लाइवस्टॉक हो, सिर्फ उसके लिए ही एप्लीकेबल है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे इसका मतलब अगर एक नॉन रेसिडेंट है, उसको सपोज करो 2 करोड़ की रिसिप्ट हो रहा है, इस 2 करोड़ में से 90 लाख उसका क्या है, एजेंट है। एजेंट को मिला, नॉन रेसिडेंट के एजेंट को इंडिया में मिल रहा है फॉर द गुड्स जो यूके से यूएस जाने वाले हैं, यूके से यूएसए गुड्स जाने वाले हैं। उन गुड्स के लिए नॉन रेसिडेंट के एजेंट को इंडिया में, नॉन रेसिडेंट के एजेंट को क्या हुआ, इंडिया में अगर क्या मिला है, पैसा मिला है, तो वाइल अप्लाइंग सेक्शन 172, जब आप सेक्शन 172 अप्लाई करेंगे तो आप सिर्फ 1 करोड़ 10 लाख पे ही क्या करेंगे, 172 सिर्फ 1 करोड़ 10 लाख पे अप्लाई करेंगे। तो मैम बाकी का 90 लाख 44B के अकॉर्डिंग आएगा। बाकी का 44B के अकॉर्डिंग उस पर टैक्स आएगा, बाकी पे 44B के अकॉर्डिंग टैक्स रेट आएगा। तब जब आप नॉर्मल प्रोविजंस नहीं ले रहे, अब आपने बोला मुझे तो नॉर्मल प्रोविजन के साथ ही जाना है, तो नॉर्मल प्रोविजन के साथ जाएंगे तब जाके ओवरऑल 2 करोड़ पे 44B में कैलकुलेशन होगा। और जो आप 172 में देख के आए उसे एज एन क्या माना जाएगा, एडवांस टैक्स माना जाएगा। उसे क्या माना जाएगा, एडवांस टैक्स माना जाएगा। इसका एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ जिससे आपको 44B के लिए स्पेसिफिकली मैंने ये लेक्चर रिकॉर्ड किया है बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ क्वेरीज आई वाज रिसीविंग। तो यहाँ पे हम एक बार इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एक कर लेते हैं। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे हम बोलते हैं कि इंडिया में एक एग्जांपल दे रहे हैं कि इंडिया में लेट्स से द नॉन रेसिडेंट हैज रिसीव्ड हाउ मच 60 लाख। इन फैक्ट ही हैज आल्सो सम हैंडलिंग चार्जेस भी थे जो उसको करने पड़े। मैंने उसको तो हैंडलिंग चार्जेस कितने थे, 10 लाख। अब लेट मी टेल यू, whenever we will be applying 44B along with 172, whenever we will apply 44B along with 172 मतलब 172 लगेगा, आप नॉर्मल प्रोविजन ले नहीं ले, रिकवरी मैकेनिज्म विल बी एप्लीकेबल। तो यहाँ पे 44B में इट इंक्लूड्स हैंडलिंग चार्जेस, इट इंक्लूड्स व्हाट, इट इंक्लूड्स हैंडलिंग चार्जेस। तो ओवरऑल टोटल हमको रिसिप्ट प्लस हैंडलिंग चार्जेस का एज इन ग्रॉस रिसिप्ट लेना होगा। ग्रॉस रिसिप्ट विल बी बोथ, ठीक है। देन इन लंदन, ठीक है, in London 40 lakh rupees have been received for goods to be port in India। लंदन में कितने मिले, 40 लाख रुपीस मिले जो गुड्स कहाँ पोर्ट हो रहे हैं, इंडिया। गुड्स टू बी पोर्ट इन इंडिया, इंडिया में पोर्ट हो रहे हैं। और इसके अलावा एजेंट है, एजेंट किसका, एजेंट नॉन रेसिडेंट का, ठीक है। उसे क्या मिल रहा है, फॉर गुड्स कैरेज फ्रॉम यूके टू यूएसए, गुड्स कैरी हो रहे हैं यूके से यूएसए, उसके लिए जो है इंडिया में रिसीव
करना, ही इज रिसीविंग इन इंडिया 90 लाख रुपीज, इन इंडिया ही इज रिसीविंग व्हाट 90 लाख रुपीज। ठीक है, इसके अलावा इसके कुछ एक्सपेंसेस हुए, ये सब जो इनकम को अर्न किया उसने इनकम अर्न करने में 170 लाख का क्या है एक्सपेंस हुआ, ही इज अर्न एन एक्सपेंस, ही हैज इनकर्ड एन एक्सपेंस दिस मच। ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस जो है, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस कितने हैं, 1 लाख के हैं, 1 लाख का कितना है ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस है। अब जहाँ तक मुझे पता है ये जो है एक्सपेंसेस है ये मेरे लिए इररिलेवेंट है, बिकॉज सेक्शन 28 to 43C ओवरराइड हो रहा है, सेक्शन 28 to 43C ओवरराइड हो रहा है, तो हमें इसका कुछ भी नहीं मिलेगा, हमें इसका क्या नहीं मिलेगा, हमें इसका कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा मतलब कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझो, जब आप 44B लगाते हो, 44B जब आपने नॉर्मल प्रोविजन चूज नहीं किए, अब दो ऑप्शन आते हैं आपके पास, आप क्या करो 44B में या तो नॉर्मल प्रोविजन अप्लाई करो या तो मत करो, क्योंकि सेक्शन 172 ना तो आपको डिडक्शन की छूट देगा, 172 रिकवरी मैकेनिज्म में आपको ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस हो, डिडक्शन कुछ भी नहीं मिलता है। ये तब मिल सकता है आपको 172 अप्लाई होने के बाद, अगर आप बोले कि मुझे नॉर्मल प्रोविजन में जाना है, तब जाके आप क्या कर सकते हो, इन अंडर 44B नॉर्मल प्रोविजन चूज करके क्या कर सकते हो, डिडक्शन एंड ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस को क्या कर सकते हो, उसका बेनिफिट ले सकते हो। 172 किसी तरह के डिडक्शन को सपोर्ट नहीं करता। 172 क्या यहाँ आपको डिडक्शन मिलेगा, यहाँ क्रॉस है, इसके लिए ये जो एरो है इसके लिए नहीं, 172 में नहीं मिलता डिडक्शन। क्या कैरी फॉरवर्ड ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस कुछ भी मिलेंगे यहाँ पे, नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा 172 में, इसीलिए आपको चॉइस दी है आप नॉर्मल प्रोविजन में जाएं और 172 का फिर एज एन एडवांस टैक्स कंसिडर कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम मानते हैं कि अभी जो नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट ने क्या ऑप्शन लिया, नॉन रेसिडेंट ने ऑप्शन लिया नॉट टू चूज नॉर्मल प्रोविजन, अभी तो भैया ये नॉर्मल प्रोविजन लेना नहीं चाहता, नॉट टू चूज नॉर्मल प्रोविजन, ये ऐसा किसने चूज कर लिया है, हमारे ये चूज किसने कर लिया, ये चूज कर लिया हमारे नॉन रेसिडेंट ने, कि उसे क्या नहीं करना है, उसे नॉर्मल प्रोविजन चूज नहीं करना है। तो अब नॉर्मल प्रोविजन 44B में वो चूज नहीं करना चाहता, तो क्या इसका मतलब हम ये बोल दें कि उसको 172 नहीं लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। 172 में अब कैसा कैलकुलेशन होगा देखो, नॉर्मल प्रोविजन के लिए क्लियरली बोल रहे हैं नहीं मुझे नॉर्मल प्रोविजन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भैया मत लो, लेकिन अब 172 तो लगेगा। 172 के लिए ग्रॉस रिसिप्ट क्या होगी, 172 के लिए ग्रॉस रिसिप्ट आपकी होगी 60 लाख, 10 लाख, 40 लाख और 90 लाख। सही बोला मैंने, ये सबको प्लस कर लेंगे, नो 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 मैम, यहाँ पे इंडियन पोर्ट से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, मैंने ऑलरेडी बताया था यहाँ पे कि गुड्स जो पोर्ट होने हैं इंडिया में उससे रिलेटेड पेमेंट आपको लंदन में मिला, तो गुड्स पोर्ट इन इंडिया में हो रहे, तो यहाँ पे सिर्फ क्या है 172 अप्लाई होता है सिर्फ उन गुड्स वगैरह के लिए जो शिप्ड और पोर्ट हो रहे हैं इंडिया में, तो इसका मतलब यहाँ ग्रॉस रिसिप्ट होगी 60 लाख प्लस 10 लाख प्लस 40 लाख, दैट गिव्स 110, ठीक है, 110 CR, that is 1 crore and 10 lakh, 1 crore and 10 lakh, ठीक है। ये तो हो गया हमारा क्या, ग्रॉस रिसिप्ट। क्या इसमें से मैं कुछ एक्सपेंसेस ले सकती हूँ मैम, बिल्कुल नहीं ले सकते, पर लिखना फर्ज बनता है, इसलिए हमने लिख दिया कि एक्सपेंसेस यहाँ नहीं मिलेंगे, आपकी जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो 1 करोड़ 10 लाख ही कंसिडर की जाएगी। अब पीजीबीपी इनकम एज पर सेक्शन 44B जो 7.5% से लेनी है, तो वो कितनी हो जाएगी, इसका अगर हम 7.5% लेते हैं तो इट कम्स नियर अबाउट
8,25,000 कितना होगा, ये होगा 8,25,000। और यहाँ पे नॉर्मल प्रोविजन से बिल्कुल मना किया है, तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस आप नहीं ले सकते, यू कांट क्लेम द ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। टोटल इनकम हो जाएगी 8,25,000 एंड इस पे डायरेक्टली 40% से टैक्स लगेगा, बिकॉज आपने नॉर्मल प्रोविजन के लिए मना किया। 172 रिकवरी मैकेनिज्म आ चुका है। 40% 40% का कितना होता है, 8,25,000 का 40% कम्स टू 3,30,000। क्या इस पे सरचार्ज लगेगा? नहीं मैम, क्योंकि 8,25,000 1 करोड़ से एक्सीड नहीं हो रहा, सिर्फ हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐसे ही काम चल जाएगा। दैट विल बी 13,200। तो ओवरऑल टैक्स पेड आपका कितना हो चुका है? ओवरऑल टैक्स पेड हो चुका है आपका 3,43,200। अब ये देखते हुए अगर लगता है कि नहीं भाई इससे अच्छा तो नॉर्मल प्रोविजंस अप्लाई कर ले, तो नॉर्मल प्रोविजंस अगर अप्लाई कर लेंगे, अभी नॉर्मल प्रोविजन भी अप्लाई नहीं होंगे। अभी तो यहाँ पे 90 लाख का सार्वजन करना जरूरी है, जो 44B में होगा। तो 90 लाख के लिए क्या करोगे? 90 लाख के लिए 44B में ये रिसिप्ट है, इस पे कोई एक्सपेंस मिलेगा? नहीं, कोई एक्सपेंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। 90 लाख अब डायरेक्ट क्या होगा? 90 लाख में 7.5% लगेगा। यस, 90 लाख का तो 7.5% लगेगा। 6,75,000 क्या हो गई आपकी पीजीबीपी की इनकम? 6,75,000 क्या हो गई पीजीबीपी की इनकम। अब यहाँ पे जस्ट बिकॉज ये क्या है 172, तो सिर्फ बाहर, यहाँ पे सिर्फ इंडियन पोर्ट वाले ग्रॉस रिसिप्ट के लिए लगता है। तो यहाँ पे 44B जो 90 लाख वाला है, जो बाहर जो इंडिया में ही पैसा रिसीव हुआ, लेकिन गुड्स वगैरह कहाँ थे? बाहर पोर्ट हुए। इस पे तो इसका मतलब 44B डिडक्शन वगैरह दे देगा ना, क्योंकि 172 नहीं देता है, बट 44B क्या है, डिडक्शन दे देता है। तो यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड जो लॉस है, यहाँ पे जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है दैट वाज 1 लाख, उसका क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस का, एंड योर इनकम कम्स टू, एंड नाउ योर आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ लॉस इनकम आ जाएगी 5,75,000। कितनी आ जाएगी? 5,75,000, जिस पे टैक्स लगेगा एट नॉर्मल रेट। जिस पे क्या होगा? नॉर्मल रेट से टैक्स लगेगा, और नॉर्मल रेट से टैक्स आपका आता है विथ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 28,600। कितना आता है? 28,600 आता है। तो यहाँ पे अगर हम नॉर्मल प्रोविजंस अप्लाई नहीं कर रहे, जस्ट इन रिस्पेक्ट टू द amount that have been received for the goods ported in India, shipped in India, उसके लिए आपको चूज करना है। नहीं चूज किया, इतना टैक्स पे करो, और बाकी के लिए आपको इतना टैक्स पे करना है। लेकिन अब हम चूज करते हैं नहीं, वी वांट टू गो फॉर नॉर्मल प्रोविजन। तो 44B में ही हम चाहते हैं, वी वांट टू गो फॉरवर्ड नॉर्मल प्रोविजन, हमें नॉर्मल प्रोविजन चाहिए। तो हमारी अब ग्रॉस रिसिप्ट ओवरऑल 2 करोड़ है। ग्रॉस रिसिप्ट 2 करोड़ है, एक्सपेंस यहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा। नॉर्मल प्रोविजन इसलिए हम 90 लाख भी इसमें इंक्लूड कर लिए हैं। 2 करोड़ हो गया। अब 2 करोड़ का पीजीपीपी जो इनकम होगा एज पर 44B वो होगा 7.5%। तो 2 करोड़ का जो 7.5% है, इट कम्स अबाउट 15 लाख। इट कम्स अबाउट 15 लाख। अब ये जो 15 लाख है, इसमें क्या होगा? ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस मिल जाएंगे। यस मैम, बिल्कुल मिल जाएंगे। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस मिल गया, 14 लाख हो गया। अब ये जो 14 लाख है, इस 14 लाख पे हम क्या करेंगे? टैक्स लगाएंगे। इस 14 लाख पे नॉर्मल रेट से जो टैक्स आएगा, नॉर्मल रेट से टैक्स आएगा आपका 232500 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% होता है, 9300। इट कम्स टू ओवरऑल टोटल ऑफ 241800। ऑलरेडी जो टैक्स हमने पे कर दिया अंडर 172, सिर्फ 172 का एडवांस माना जाएगा। ओनली जो एडवांस टैक्स 172 में पे किया वो एडवांस टैक्स माना जाएगा, ये नहीं, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने 172 में जो पे किया दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी द एडवांस टैक्स, दैट मीन्स 343200। अब यहाँ पे रिफंडेबल है 101400, दिस विल बी व्हाट रिफंडेबल, एंड दिस इज all about 44B along with 172 whether to choose normal provision or not। 172 applicable, 172 applicable है, आप नॉर्मल प्रोविजन चूज कर लोगे तो 172 में पे किया टैक्स एज एन एडवांस कंसिडर होता है, it will what, it will be considered as an advance। So this is all about 44B with 172 applicability। So यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे देखो 172 है, 172 कहाँ लगता है, इंडियन पोर्ट पे जो चीज़ें आई है। अब यहाँ पे ये जो 172 बोलता है, 172 बोलता है मास्टर ऑफ द शिप जो है, मास्टर ऑफ द शिप को एक रिटर्न फर्निश करना होता है। मास्टर ऑफ द शिप को क्या करना होता है, रिटर्न फर्निश करना होता है ऑन अमाउंट दैट इज पेड पेबल टू हिम सिंस लास्ट अराइवल ऑफ शिप। शिप के लास्ट अराइवल से, लास्ट टाइम जब शिप इंडिया में आया तो इंडिया में जो शिप आया उससे लास्ट अराइवल से अब जब वो डिपार्ट हो रहा है तो वहां से उस टाइम के बीच में कितना अमाउंट उसे पे या पेबल हुआ या नॉन रेसिडेंट या उसके बिहाफ पे, ये एक रिटर्न में उसे बताना होता है। But if AO is satisfied, if the AO is satisfied, it's not possible to furnish the return before the departure, then the master of the ship made sufficient arrangement। master of the ship sufficient arrangement कहते हैं क्या, कि उसे जब वो जा रहा है इंडिया से तो मास्टर ऑफ द शिप को ऐसा अरेंजमेंट करना है कि जब वो नहीं रहेगा कोई अदर पर्सन रिटर्न फाइल कर देगा, टैक्स पे कर देगा विद इन 30 days ऑफ डिपार्चर, और ऐसा सफिशिएंट हो जाता है तो ये मान लिया जाएगा कि कंप्लायंसेस कर दिए गए हैं। यहाँ पे अंडर 172 में यहाँ पे फ्लैट रेट आएगा, फ्लैट रेट है 40% सरचार्ज लगेगा अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा जाती है, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा ही लगेगा। इट्स नॉट फॉरेन, यहाँ पे फ्लैट रेट लिखना है। दोज हु हैव द चार्ट प्लीज राइट हियर फ्लैट रेट। तो फ्लैट रेट 40%, 2% सरचार्ज if total income increase 1 crore and health and education सेस। नो असेसिंग ऑर्डर, यहाँ पे असेसिंग ऑर्डर नहीं पास हो सकता आफ्टर 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न फाइल। नो ऑर्डर कुड बी पास्ड आफ्टर 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर एंड होने से 9 months, आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड होने से 9 months के तक ही असेसिंग ऑफिसर ईओ ऑर्डर पास कर सकता है, उसके बाद नहीं। रिटर्न फाइल होने के 9 months का टाइम है इस फाइनेंशियल ईयर से, उसके बाद कोई ऑर्डर पास नहीं हो। अब आपको क्या करना है, जैसे ही 172 लग गया, 172 से नॉर्मल प्रोविजन में जाना है जा सकते हो, लेकिन कब तक, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ असेसमेंट ईयर रेलिवेंट टू द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर जिस साल आपको जाना है, असेसमेंट ईयर से पहले, असेसमेंट ईयर होने से पहले यू कैन शिफ्ट टू 172 से नॉर्मल प्रोविजन व्हेन डिपार्चर ऑफ द शिप फ्रॉम इंडियन पोर्ट। इंडियन पोर्ट से जब डिपार्चर हो रहा है, शिप का डिपार्चर इंडियन पोर्ट से हो रहा है जिस प्रीवियस ईयर में, उस प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर एक्सपायर होने से पहले क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। Then all the provisions of the IT Act will apply and जो आपने 172 में पे किया उससे एडवांस टैक्स कंसिडर कर लिया जाएगा। अब रेगुलर असेसमेंट होगा, ज़्यादा पे किया है तो हमने देखा कि रिफंड होगा, रिफंड के साथ इंटरेस्ट मिल जाएगा, और कम पे किया है अगर टैक्स तो 234B एंड सी के अकॉर्डिंग रिकवरी हो जाएगी, विद इंटरेस्ट टैक्स की रिकवरी होगी 234B एंड सी की। अगर DTAA के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं, ये एग्रीमेंट में मेंशन है कि फॉरेन कंट्री टैक्स कलेक्ट करेगी तो 172 एप्लीकेबल नहीं है। ओनली इन वन केस 172 विल नॉट बी एप्लीकेबल इफ DTAA प्रोविजन एप्लीकेबल। ये बोला है कि फॉरेन कंट्री टैक्स कलेक्ट करेगी तो इन दैट केस 172 नहीं अप्लाई होता है। एंड इफ द पेमेंट इज मेड टू रेसिडेंट शिपिंग एजेंट ऑफ नॉन रेसिडेंट शिप ओनर तो 172 क्या है, इस जिसके मतलब जो एजेंट को पे किया उस पे 172, उस पे रिकवरी मैकेनिज्म एप्लीकेबल हो जाएगा।
देन 44 डबल बी, ये बड़ा बड़ा एयरक्राफ्ट था हमारे लिए, याद करने का सेक्शन, याद करने का तरीका, जहाँ पे 5% लिया जाता है एग्रीगेट सम का। फिर ट्रिपल बी, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट, मतलब ट्रुनकी प्रोजेक्ट्स जो थे उनके लिए था 10% था। This I'm just telling you because this has already been covered in my learning lecture जहाँ मैंने इसे learn करवाया, तो you have to refer that because this video specifically for 44B and 44AD की कुछ चीज़ें बतानी है specifically उसी के लिए ये वीडियो। देन 44 डबल भी क्या है, बड़े भैया बोले ऑयल लेके आओ, तो ऑयल जो है ऑयल एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड जो प्लांट मशीनरी हायर पे दी जाती है उसके लिए। तो बी है बोट के लिए बड़ा बड़ा एयरक्राफ्ट। देन ट्रिपल बी, जिसमें क्या है, ट्रिपल बी में है बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट। एंड देन बड़े भैया बोले और मिनरल ऑयल लेके आओ। दिस आर ऑल व्हाट, दिस आर ऑल योर सेक्शंस। फिर इसके बाद जाते हैं हम 44 ADA प्रोफेशंस के लिए है कि अगर आपका ग्रॉस रेसिव 50 लाख से ज़्यादा नहीं है तो यहाँ पे प्रेजेंटिव 50% आपकी इनकम मानी जाएगी, जिस पे डिडक्शन यहाँ से यहाँ तक नहीं मिलेगा। और आपको क्या है, इन वन गो क्या करना होगा, एडवांस टैक्स पे करना होगा। तो 44 ADA इज फॉर व्हाट, प्रोफेशनल्स, ठीक है। So the main thing that I want to tell you is here. ठीक है, presumptive taxation, those people who want to take the mind maps for DT, IDT subject, इसका subject and custom, they can contact on this WhatsApp number. Don't call, just contact on this WhatsApp number. Either me or my staff will reply you ASAP. Okay. And to be honest, according to the feedback, these charts have been really very beneficial for students. Now coming to 44 AD, we are coming to what, 44 AD, that is profit and gains of business profession. No ma'am, only business. 44 AD is related only for presumptive income of business because 44 AD हमने प्रोफेशन में कवर कर लिया है, तो इसका मतलब यहाँ से बिजनेस रिलेटेड प्रेजेंटिव बेसिस आएगा 44 AD में। ठीक है, पहली चीज सिर्फ बिजनेस पे लगता है। सेकंड चीज, कौन एलिजिबल है, हु इज एलिजिबल फॉर 44 AD, तो एलिजिबल होगा ओनली रेसिडेंट। एलिजिबल है सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म, बट नॉट LLP। रेसिडेंट इंडिविजुअल हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, बट इट शुड नॉट बी LLP। यहाँ पे अगर आप 44 AD में है तो आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, नो डिडक्शन अंडर 10AA, नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A विद रिस्पेक्ट टू दिस, और नहीं आएगा। नो डिडक्शन अंडर 10AA चैप्टर 6A का, ये सेक्शन का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा पर्टिकुलर इन सेक्शंस का। तो यहाँ पे इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फॉर्म, नॉट LLP, कोई डिडक्शन 10AA का नहीं, चैप्टर 6 में इनसे रिलेटेड डिडक्शन नहीं है, और गलती से लिखा है इसे हटा सकते हो, आपको हटाना है। एलिजिबल बिजनेस कोई भी बिजनेस, एनी बिजनेस इज एलिजिबल बिजनेस, बट इट शुड नॉट बी अप्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग द गुड्स अंडर 44A, वो नहीं, क्योंकि 44A वाले स्पेसिफिकली लिए हैं हैवी व्हीकल्स, नॉट हैवी व्हीकल्स 10 होने चाहिए, तो ये वहाँ पे जाता है, अप्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग, गुड्स से रिलेटेड चीज़ें वहाँ चली जाती हैं। अगर 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 जो आपके बिजनेस का टोटल टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, टोटल टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट इफ नॉट मोर देन व्हाट, इफ नॉट मोर देन 2 करोड़, then 44 AD applicable, then 44 AD is applicable. It is not applicable अगर 44 AA की प्रोफेशन है, बिकॉज ओवरऑल प्रोफेशन पे ये वाला सेक्शन नहीं लगता है। 44 AD is only for the business. If you receive commission brokerage, if you have agency business, this is not applicable. Agency business से commission receive कर रहे हैं, not applicable. Now this section 44 AD ऐसे तो override करता है,
ये जो सेक्शन है 44A ओवरऑल 28 से 43C तक के सेक्शंस को ओवरराइड कर रहा है। ये चीज एक आप यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे। ये ओवरराइड करता है सेक्शन 28 से 43C को। ये क्यों बोल रहे हैं हम? 28 से 43C को ओवरराइड करता है और डिडक्शंस 30 से 38 की नहीं देता। तो जब 28 से 43C तक ओवरराइड हो गया, इसका मतलब ये सारे एक्सपेंस की कोई डिडक्शन नहीं मिलेंगे। ऐसा मान लिया जाएगा कि ऑलरेडी आपको डिडक्शन देने के बाद ये इनकम आपकी कैलकुलेट हुई। दे विल अज्यूम दैट ऑलरेडी 30 से 38 तक के जो एक्सपेंस है उसका डिडक्शन मिल चुका है। आफ्टर डिडक्शन आपकी इतनी इनकम निकाली गई है। तो वो ये नहीं बोल रहे हम देंगे नहीं, वो बोल रहे मान रहे हैं कि हमने दे दिया है। We are assuming that it has been given. फिर इसके बाद जो 43C तक यहाँ पे ओवरराइड होता है, इसका मतलब 10,000 के अबाव का भी अगर पेमेंट हो जाता है इन कैश इन अ सिंगल डे फॉर अ सिंगल ट्रांजैक्शन, नो डिसअलाउंस, कोई डिसअलाउंस नहीं है इनके लिए। देन आगे आता है क्या डेप्रिसिएशन मिलेगा? बिल्कुल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा क्योंकि वो भी 28 से 43C में आता है। बट WDV आप फिर भी कैलकुलेट करेंगे एज इफ यू आर गेटिंग व्हाट, एज इफ यू आर गेटिंग डिडक्शन। ठीक है। नाउ important thing over here is when you are applying 44AD, तो आप जो आपकी इनकम है, आपका जो ग्रॉस रिसिप्ट हुआ है, ग्रॉस रिसिप्ट में अगर आपको ग्रॉस रिसिप्ट कैश में होता है, इफ द ग्रॉस रिसिप्ट इज इन कैश, तो अगर कैश में पैसा रिसीव हुआ है तो ग्रॉस रिसिप्ट का 8% और हायर आपको एज एन इनकम बतानी होगी। ग्रॉस रिसिप्ट का 8% और हायर एज एन इनकम यू हैव टू टेल। ठीक है। लेकिन अगर अकाउंट पे चेक वगैरह है तो 6%, अकाउंट पे चेक वगैरह है तो 6% से लेना होगा। लेकिन ये जो अकाउंट पे चेक वगैरह है, ये जो पेमेंट आपको अदर देन कैश में मिल रहा है, ये या तो प्रीवियस ईयर में रिसीव हो जाना चाहिए या फिर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न से पहले रिसीव हो जाना चाहिए उस दिन पे। रिसीव आइदर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और बिफोर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन 139, ड्यू डेट के पहले मिल जाना चाहिए। लेकिन अगर चेक वगैरह ये पेमेंट आफ्टर प्रीवियस ईयर या फिर ड्यू डेट के बाद अगर आपको मिल रहा है, अगर ये क्या है आपको ड्यू डेट के बाद मिल रहा है तो चलो प्रीवियस ईयर के बाद मिला चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग के बाद ये चेक मिल रहा है, जो टर्नओवर तो हमने सपोज किया था, टर्नओवर मेरा 18-19 का था 1,60,00,000, इसमें से 60 लाख के जो चेक है मुझे आफ्टर 31 जुलाई है, 31 जुलाई 2019 के बाद मिले, मतलब सॉरी 2020, क्योंकि 18-19 क्या है, 18-19 का सॉरी 18-19 का ही हम रिटर्न भर रहे हैं जो हमें 31 जुलाई 2019 तक भरना है। ठीक है, 18-19 का इस प्रीवियस ईयर का रिटर्न हम यहाँ पे भरेंगे। तो यहाँ पे ये जो 60 लाख का चेक है वो हमें रिसीव हो रहा है ड्यू डेट ऑफ रिटर्न के बाद। तो उस वक्त यहाँ पे फिर इन अकाउंट पे चेक जो आपको ऑल दो अकाउंट पे चेक से मिला तो 6% शो नहीं करोगे, तब आपको 8% से ही वो इनकम शो करनी होगी। ये पॉइंट याद रखना। क्या बोलना चाह रहे हैं? सीधी सी बात बोली, 1,60,00,000 आपने अप्रैल 2018 से 31 मार्च 19 के बीच में ये टर्नओवर किया। लेकिन ये जो 60 लाख है 1 करोड़ का, तो चलो प्रीवियस ईयर में पेमेंट रिसीव हो गया या फिर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न से पहले 1 करोड़ रिसीव हो गया। उस 1 करोड़ में से हम मान लेते हैं 1 करोड़ में से 30 लाख कैश में था, तो इस 30 लाख पे 6% से पीजीबीपी इनकम आएगी। 70 लाख जो था 70 लाख पे 8%, सॉरी कैश है तो 8% होगा। 70 लाख चेक वगैरह से है तो अकाउंट पे चेक से आपको पेमेंट रिसीव होगी। लेकिन ये जो 60 लाख के चेक है ये मुझे आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग मिले, तो यहाँ पे ऑल दो ये चेक से पेमेंट रिसीव हुआ लेकिन इनकम 8% से आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिटर्न फाइलिंग की डेट के बाद आपको क्या मिल रहा है, पेमेंट मिल रहा है।
वहाँ पे उन्होंने टैनिंग दिया हुआ है, वहाँ पे क्या दिया है, टैनिंग दिया हुआ है। तो ये छोटी सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर इसके बाद आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं स्कीम से, बिल्कुल करो। एक बार ऑप्ट आउट अगर आपने स्कीम से कर लिया, द डे यू ऑप्ट आउट, जिस प्रीवियस ईयर में ऑप्ट आउट किया, तो उस प्रीवियस ईयर के रेलिवेंट जो असेसमेंट ईयर है, असेसमेंट ईयर से 5 साल काउंट होंगे, फिर आप इस स्कीम में नहीं आ सकते। ऑप्ट आउट करना करो, लेकिन जिस प्रीवियस ईयर में ऑप्ट आउट कर रहे हो उससे रेलिवेंट जो असेसमेंट ईयर है उससे 5 इयर्स काउंट होंगे, एंड यू वोंट बी एबल टू ऑप्ट इन अगेन फॉर दैट 5 इयर्स। ऑप्ट आउट किया, ऑप्ट आउट करने के बाद आपने क्या किया, ऑप्ट आउट क्यों किया, क्योंकि आपको लगता है कि 6% से भी इनकम कम है, ऑप्ट आउट कर रहे हो, लेकिन आपकी इनकम अगर बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज़्यादा जा रही है, इफ़ योर इनकम इज़ अबाउ बेसिक एग्जामिशन लिमिट, जो हमने क्या किया, कैलकुलेट किया, तो आपकी इनकम बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज़्यादा है, तो ऑप्ट आउट करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपका ऑडिट भी करवाना होगा और बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी होगी। कर रहे हो, ऑप्ट आउट करो, लेकिन बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज़्यादा इनकम जा रही है तो ऑडिट भी कराओ, एज वेल एज बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करो। चलो बेसिक एग्जामिशन से ज़्यादा नहीं है, ऑप्ट आउट किया, बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज़्यादा हमारी इनकम नहीं है, लेकिन जो ग्रॉस रिसिप्ट या ग्रॉस टर्नओवर है, जो आपका ग्रॉस रिसिप्ट या ग्रॉस टर्नओवर है वो 1 करोड़ से अबाव है, तो वो 1 करोड़ से अबाव है, बेसिक एग्जामिशन लिमिट हमारी हमारी क्या है, बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज़्यादा इनकम नहीं, तब भी मुझे क्या कराना होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी होगी, ऑडिट कराना होगा। इसका मतलब ऑप्ट आउट कर रहे हो तो ना तो टर्नओवर आपका 1 करोड़ क्रॉस हो, ना आपकी बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज़्यादा हो, तब अगर आप क्रॉस कर रहे हो तो ऑडिट मत कराओ, बुक्स मेंटेन मत कराओ, अदरवाइज ये सब करना होगा। क्या 44AB बिजनेस लॉस अलाउ करता है? बिल्कुल अलाउ करता है। क्या 80C से 80GGC की डिडक्शन अलाउड है? हाँ, ये अलाउड है, बट 80IA से RRB की डिडक्शन अलाउड नहीं है। एडवांस टैक्स बिल्कुल पे करना होगा, 1 टाइम में पे करना होगा, 15 मार्च तक उसे पे कर देना चाहिए एडवांस टैक्स। So this was all about 44AD, a little bit things that I wanted to tell. तो ये है 44AD के बारे में छोटा सा चीज़, वो 8% वाली याद रखनी है, और कब आपको ऑडिट करवाना है वो चीज़ें याद रखनी है। दिस आर रियली वेरी सिंपल। 44A सिंपल है लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। 44AB कंपलसरी ऑडिट के बारे में, 1 करोड़ से अबाव होती है बिजनेस टर्नओवर, या फिर ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से अबाव होता है तो, ठीक है। तो दिस इज प्रिजम्पटिव के लिए 2 के लिए मैंने बनाया। अदरवाइज इफ यू वांट टू लर्न प्रिजम्पटिव तो देयर इज ऑलरेडी माय प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लर्निंग लेक्चर, जो आप देख सकते हो। ये सिर्फ कुछ चीज़ों के क्रक्स को समझाने के लिए था, बिकॉज आई वाज रिसीविंग क्वेरीज रिगार्डिंग दिस, ठीक है। तो आई होप समझ में आया। Mind maps, if you want to buy, you can contact over here. We have IDT, DT, इसका custom related overall mind maps we are having, and it's mind map, it's not just chart. Okay, चलो, तो I hope the video was beneficial. If yes, give a thumbs up, give comment and share as much as possible. Thank you.